ये उसमें शामिल नहीं करे थे, लेकिन 6 लाख होने के कारण जो है फर्स्ट क्लास का बच्चा भी आरक्षण से वंचित हो गया, वो फार्म अप्लाई नहीं कर। ये हमारे लिए एक जबरदस्त, जो हमने तो ओनली दी नोवेटी जिसका लाख और केवल हरियाणा को छोड़कर सारे देश में कहीं पे कमेटी का मेंबर था, हरियाणा में ही है सर ये, बाकी देश में ऐसा नहीं है। हरियाणा केंद्र की अलग अलग हाईवे जींद से गुजर रहे हैं। मैं शायद जितने जनपदों में आज तक गया हूँगा, किसी जनपद में मैंने इतने नेशनल हाईवे नहीं देखे। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इस सरकार के 2014 के कार्यकाल से पहले शायद कोई जींद में नेशनल हाईवे नहीं था, जितनी मेरी जानकारी में। और आज मुझे बताया गया 8 या 9 शायद 9 नेशनल हाईवे एक जींद जनपद से होकर गुजर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात थी, चूंकि मेरा ज़्यादातर फोकस उन योजनाओं पर था जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं प्रशासन के साथ बैठने में। तो रेलवे की और नेशनल हाईवे की प्रेजेंटेशन विशेष रूप से हुई। तो एक शुरुआत है। मैं लगातार पार्टी के काम से और कुछ सरकार के काम से आपके बीच में 2024 तक का मेरा आना जाना लगातार आपके बीच में रहेगा। और मुझे हमेशा, चूँकि मेरा आधा घर हरियाणा कह सकते हैं आप, तो हरियाणा में आने में ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ। शायद ये हो सकता है मैं उत्तर प्रदेश वापस न जाता तो आज शायद हरियाणा की राजनीति कर रहा होता। उस समय कौशिक साहब ने मुझे उधर भेज दिया। मैं ज़्यादा लंबा समय उत्तर प्रदेश में गए हुए नहीं हुआ। तो अब आपको कुछ बात करनी, मुझे बहुत ज़्यादा तो कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप करो कुछ बात करना। की जो आपकी मीटिंग हुई है, सेंट्रल की जो योजनाएं हैं खास, वो कौन सी अदर में फिलहाल लटकी हुई जिसपे आपने अधिकारियों को खास निर्देश दिए? देखिए, 9 नेशनल हाईवे में 4 के करीब कंप्लीट हो गए, 5 पे काम चल रहा है। 1-2 योजनाएं हैं जो डिले है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि अगले शायद जनवरी का कहा, लेकिन सांसद जी ने कहा तो फरवरी तक भी कर दे तो भी ठीक है। इसी तरह से रेलवे के कुछ काम हैं जो काम पेंडिंग है, जो रेलवे से जुड़े हुए, उसके लिए भी बात हुई है कि दिल्ली में आए टीम और सांसद जी उन्हें लेकर रेल मंत्री के पास जाएंगे। जहाँ मेरी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं इनकी मदद के लिए हूँ, आप ये कह सकते हैं। काम तो इन्हें करना है, काम तो रमेश कौशिक जी को करना है, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में कहीं ना ऐसा आवश्यकता लगती है कि मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उस मदद में इनके साथ हूँ। इस तरह से हर विभाग का रिव्यू हमने अलग अलग किया है, जहाँ जहाँ जो बातें थी उन्हें बताई गई हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी, देखिए, ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर राजनीतिक दल को, कि कोई यात्रा भी निकाल सकता है और अपना काम भी कर सकता है। तो उनकी इच्छा है, अगर वो यात्रा निकाले तो मेरी उस पर टिप्पणी तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई हर वर्ग परेशान है, ये शब्द मुझे ठीक सा नहीं लगा। खासकर किसान और व्यापारी। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इस सरकार में 2014 से आज तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर मैं गिनवाने लगूँ तो ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि आज़ादी के बाद आज तक किसान को जो उसका पूरा हक मिलना चाहिए था वो इस देश में नहीं मिला। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात। लेकिन पिछले 8.5-9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जितना किसान के लिए किया गया, जो आज किसान नाम का नारा दूसरी पार्टी लगा रहे हैं, इसने बहुत लंबे साल तक इस देश पर शासन किया और आपके हरियाणा में भी किया, जिस कांग्रेस का आप नाम ले रहे हो। अगर आज कहीं कोई कमी रही है किसान के मामले में तो उसके जिम्मेदार 8.5 साल में हम ज्यादा हैं कि 60 साल में वो ज्यादा हैं, या उनके अभी किसान याद आया जब वो सत्ता से बाहर हुए, पहले वे किसान नाम भी भूल गए थे क्या? तो ऐसी बात नहीं, सरकार ने किसान के लिए भी, कोई भी वर्ग हो, बहुत कुछ किया है, विकास के लिए भी किया है और किसान के लिए भी किया है। किसान संगठन बनाई गई थी, जिस कमेटी में किसान के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने शायद भाग नहीं लिया, जितनी मेरी जानकारी है, चूंकि मेरा विभाग नहीं है। तो एक कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी। और अगर आप भाव देखेंगे कि जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं कि भाव कितने हमारी सरकार में 8.5 साल में बढ़े और कितने प्रतिशत खरीद बढ़ी, तो आंकड़ा पिछली सरकारों से आपको बहुत बेहतर मिलेगा। खरीद भी बढ़ी, चाहे गेहूं की खरीदो चाहे चावल की खरीदो। और यहाँ तो प्रदेश में तो हरियाणा सरकार भी हमेशा बाजरा हो या और हो, हर जगह इंटरवेंशन हमेशा प्रदेश सरकार भी करती आई है और भाव भी बढ़े हैं और खरीद भी बढ़ी है पिछली सरकारों के मुकाबले। मंत्री जी, किस चीज में फसलों का केंद्र सरकार 22 फसलों का मूल्य निर्धारित करती है एमएसपी,
और 23वीं गन्ने का एफआरपी डिक्लेयर करती है। पहले से ये परंपरा रही है हमेशा से ही कि 23 फसलें केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है। उससे अगर किसी प्रदेश को अपनी किसी फसल का दाम डिक्लेयर करना है तो प्रदेश सरकार कर सकती है। 23 फसलें पहले से केंद्र सरकार डिक्लेयर करती आई है। वो पहले भी 23 थी, वो आज भी 23 है। उससे अगर कोई भी प्रदेश सरकार समझती है कि भाई मेरे यहाँ फसल के दाम कम है इस फसल के, तो हर प्रदेश को अधिकार है कि वो अपनी फसल के किसी भी फसल का रेट डिक्लेयर कर सकते हैं। हरियाणा तो पूरे देश में ही लागू होती है। ये सच है कि सरकारी खरीद यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ से ज़्यादा मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, जिस जिस प्रदेश सरकार ने आपस में वो प्रयास किया है कि भाई मेरे यहाँ खरीद बढ़े, उन प्रदेशों में सब में खरीद बढ़ी है। मध्य प्रदेश में पहले नहीं होती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आज शायद मुझे लगता है मध्य प्रदेश से ज़्यादा गेहूं की खरीद होती है बजाय के हरियाणा के, जितनी मेरी जानकारी में। तो जहाँ जहाँ प्रदेश सरकार एक्टिव है, खूब खरीद हो रही है। और कई बार जहाँ इस बार तो ऐसा हुआ कि एमएसपी से ऊपर भी क्या मार्केट में, तो खुद बहुत से किसानों ने नहीं दिया। एमएसपी कोई ये है कि जब किसान उसके भाव नीचे आए तो सरकार को इंटरवेंशन करे, जब भाव पर रहते तो सरकार को कोई जरूरत भी नहीं इंटरवेंशन करने की। मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर नेता जब वैसे अलग बैठते हैं तो इसके पक्ष में है कि वाकई देश का विकास बार बार के चुनाव से कहीं ना कहीं रुकता है, लेकिन हरियाणा और वो हो पाएगा साथ ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस पर कोई भी टिप्पणी हरियाणा की लीडरशिप कर सकती है, वो कर सकती है। हाल में जो चुनाव हुए हैं गुजरात पहले भी एक सीट हमारे पास थी, अब भी एक सीट हमारे पास है, 2 उनके पास थी, 2 ही उनके पास है, 3 चुनाव थे मात्र। मंत्री जी क्यों सोच रहे हो 2024 में आप यही उम्मीद करो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? मैं भी इसी उम्मीद के लिए आपके बीच में हूँ कि 2024 अच्छा रहे और अच्छे के लिए काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, इसमें पहली बार ये मंत्रालय बना है केंद्र में, पहले केंद्र में मंत्रालय लग नहीं था और पहले बड़ा लिमिटेड था। लेकिन अगर आप देखेंगे आज एफएमडी वैक्सीनेशन, ब्रूसेलोसिस, पीपीआर, स्वाइन फीवर, ये सब वैक्सीन वो हैं जो 100% केंद्र सरकार। जब मैं मंत्री बना था 2014 में पहली बार, तो इस मंत्रालय का टोटल बजट 1400 करोड़ रुपए था। आज 12,500 करोड़ की एक स्कीम है हमारी एफएमडी वैक्सीनेशन। आप समझ सकते हैं कितना लंबा समय सफर इन 8.5 साल में तय किया। हमारे ब्रीडिंग फार्म्स की स्कीम आई है जो केंद्र सरकार डायरेक्ट सब्सिडी देती है। अगर कोई अच्छा ब्रीडिंग फार्म गाय का खोलना चाहता है तो 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है। अगर कोई गोट, शीप एंड गोट का खोलना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। जो युवा है, सरकार की सोच है मोदी जी की, जो युवा है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो सामने आए, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। और मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आप ये कह सकते हैं कि इस समय पे हमारा मंत्रालय सबसे तेज स्पीड से काम कर रहा है। जिस मंत्रालय को कभी कोई सोचता नहीं था कि इसका काम क्या है, आज और नए नए लोग इंटरप्रेन्योर इसमें सामने आ रहे हैं। और अभी करीब मुझे बताया गया कि एलएसडी जो समस्या बीच में बीमारी आई थी, उसमें 100% वैक्सीनेशन जिन जिले में कर दिया गया है। तो मंत्रालय फुल स्पीड से काम कर रहा है। ऐसी योजना वो तो मैंने उन्हें कहा, चूंकि मेरे संज्ञान में उन्हें लाया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो जब मैंने डायरेक्टर से पूछा तो उसने मुझे बताया जी अभी हमने कुछ इसमें एक कमेटी बनाई हुई है मात्र। तो मैंने सोचा कमेटी ना बनावे, सीधा प्रपोजल बना और प्रपोजल मेरे पास भेज। मेरे पास एसकेड एक योजना है जिसमें खूब धन है, जितना धन इस बेहतरीन लेबोरेटरी बनाने के लिए आप प्रदेश सरकार मांगेगी सारा उन्हें उपलब्ध करा दे जाएगा जी। जैसे आपने अभी बताया, जो भी मेरे सामने बात आएंगी, जो हम और सांसद और विधायक और यहाँ के जिले के लोग मिलकर, मैं तो इनके सहयोगी की भूमिका में करना, इनको नेता ही है यहाँ के, तो मैं तो अगर इन्हें मेरी मदद की कहीं आवश्यकता है तो मैं इनकी मदद के लिए। जो ऑटो वैक्सीन की बात है, उन्होंने बताया कि पहली बार मेरे सामने आई। चूंकि ये पोल्ट्री वालों से आप पूछ सकते हैं कि जब से मैं इस विभाग में हूँ, नहीं जब से मैं इस विभाग में हूँ, अगर पोल्ट्री में कुछ काम सरकार की तरफ से इंटरवेंशन हुए पॉलिसी, तो जैसे बर्ड फ्लू की वैक्सीन पहली बार हमने अलाउड की, इस देश में नहीं थी अलाउड, यहाँ बैन थी इस देश में। अभी जो एग्रीमेंट होते थे, जो बड़े ग्रुप हैं कुछ पोल्ट्री में, वो किसानों के साथ एग्रीमेंट करते थे कि आपस में दोनों, उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी। अभी मॉडल उसका हमने मॉडल एक्ट बना दिया है, वो शायद आज या कल में सबके पास पहुंच जाएगा। तो जो और भी इंटरवेंशन थी, जो पोल्ट्री की नई बात वो करेंगे, निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। उनके जो, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस फोरम का सदस्य नहीं हूँ जो इन चीजों का निर्णय लेते हैं, मैं इसमें कोई टिप्पणी करूँ। जो और पार्टी है उसकी तरह हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात है। तो जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है कौन मुख्यमंत्री बना, उसका सदस्य कम से कम, मैं तो हूँ नहीं, इतना तो आपको पता होगा। तो